नाउ लेट अस सी रूल 32. अब 31 तक जो रूल देखे अपन ने, ये सब क्या है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 के रूल्स है. यानी कि where the price is not determinable under section 15 subsection 1 and 2, then you come under 15(4). तो वो हमने देखा. अब यहां जो देखेंगे रूल 32, ये बेस्ड है ऑन सेक्शन 15 सबसेक्शन 5. 15(5) में जो लिखा था कि notwithstanding anything contained in subsection 1 and 4, the government can prescribe the methods for determination of value. तो इसको कहते हैं डीम्ड वैल्यू बेसिस. क्या कहते हैं इसको? डीम्ड वैल्यू. तो वो अभी अपन स्टडी करते हैं. रूल 32, वेरी इंटरेस्टिंग रूल. ये जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जहां जहां पे प्रिस्क्राइब होगा, यानी जो जो सर्विसेज अपन देखेंगे इसमें या गुड्स, सिर्फ उसी के लिए ये रूल लगाने का है, नॉट फॉर एवरीथिंग. ये रूल जनरल नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक रूल है. ओके, जो जो सर्विसेज दिए होंगे इसके अंदर उन्हीं के लिए लगेगा, बाकी किसी के लिए नहीं लगेगा. फाइन, चलो स्टार्ट करते. Notwithstanding anything contained in the provisions of this chapter, the value in respect of supplies below, specified below, only the supplies specified below, not anything else, shall at the option of the supplier be determined in the manner provided hereinafter. तो ये डीम वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट जो है ये ऑप्शनल होता है, कहने का मतलब है अगर आप चाहो तो इससे लो, नहीं तो फिर आपका जो नॉर्मल वैल्यू है उस पे करो. तो वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कैसे डिफरेंस आता है और कहां पे कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए. थोड़ा सा टैक्स प्लानिंग भी इसमें अपन देखेंगे. तो शुरू करते हैं सब रूल 2 से. द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी. अंडरलाइन किया जाए, परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी. तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे डीम वैल्यू का, वो करेंसी एक्सचेंज के केस में देखेंगे. ओके, परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग. मनी चेंजिंग यानी जहां डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट किया जाता है. shall be determined by the supplier of service in the following manner, namely, A, for a currency when exchanged from or to INR. कोई भी करें, जैसे डॉलर्स को हमने रुपी में कन्वर्ट किया या रुपी को डॉलर में कन्वर्ट किया. The value shall be, अभी पढ़ो सब लॉजिक के साथ में समझाता हूं आपको. The value shall be equal to the difference in the buying rate or the selling rate, as the case may be, and the RBI reference rate for that currency at that time multiplied by total units of the currency exchanged. डिफरेंस ऑफ आरबीआई रेफरेंस रेट और अपना जो रेट था बाइंग या सेलिंग, वो डिफरेंस निकालो. वो जो डिफरेंस है वो है वैल्यू ऑफ सर्विस. बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी समझाता हूं आपको सब. लेकिन 2 प्रोविजोज है वो भी पहले देख ले गया कि पहले इतना समझाऊं. चलो पहले इतना समझाता हूं. तो आ जाओ, देखो आप भी बुक ओपन कर लो, आपकी नोटबुक. अब देखो होता क्या, पहले तो ये सर्विस क्या है आप समझो. व्हाट इज द सर्विस? करेंसी एक्सचेंज. तो यहां पे ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर या फिर बैंक, ये होते हैं जो करेंसी को एक्सचेंज करते हैं. या मनी चेंजर भी एक होता है. मनी चेंजर क्या होता है कि वो सिर्फ डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट करता है, यानी फॉरेन करेंसी को रुपी में कन्वर्ट करता है. ही बाइज फॉरेन करेंसी, ही कैन नॉट सेल फॉरेन करेंसी. तो इसको मनी चेंजर लाइसेंस, और ये सब जो है ये लाइसेंस लेते हैं कहां से? आरबीआई से, अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. ओके, अब ये है. अब एक इधर से पर्सन आता है, कस्टमर. ये कस्टमर के पास डॉलर्स है, यानी फॉरेन करेंसी है. कहां से आई इसके पास? एक्सपोर्ट किया होगा गुड्स, सर्विसेज वगैरह. सो ही हैज रिसीव्ड द फॉरेन एक्सचेंज. उसके पास कहीं से तो भी फॉरेन एक्सचेंज आया है. डॉलर्स फॉर एग्जांपल, कितने डॉलर्स है उसके पास? $1000 है यूएसडी.
अब इसको रुपी में कन्वर्ट कराना है तो किसके पास जाएगा? इन लोगों के पास जाएगा, बोलेगा मेरे को कन्वर्ट कर दो। तो ये जो लोग हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलर या बैंक या मनी चेंजर, इनके दो रेट्स रहते हैं एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। दे हैव गॉट टू रेट्स फॉर कन्वर्जन, वन इज द बाइंग रेट एंड वन इज द सेलिंग रेट। बाइंग रेट और सेलिंग रेट इनके हमेशा चलते रहते। तो अभी बताओ कि ये $1000 ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर क्या कर रहा है? बाई कर रहा है ना। द फॉरेन एक्सचेंज डीलर इज बाइंग, तो उसके लिए उसका बाइंग रेट होता है। तो आज की तारीख में इसका बाइंग रेट यूएसडी का है, मान लो कि 62 रुपीज पर डॉलर, $1 का 62 रुपए। तो ये 1000 रुपीज बेचारा कस्टमर रुपीज कहता हूं $1000 लेके गया, तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर ने उसको कितने रुपए में कन्वर्ट किया? 62 रुपीज के हिसाब से ही गेट्स, वो इसको देता है कितना? ₹62,000। 62,000 INR, इंडियन रुपीज उसको कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, ये कस्टमर अपना घर निकल जाएगा। अब बताओ कि इसमें फॉरेन एक्सचेंज डीलर को जीएसटी कितने पे भरना है? 62,000 रुपए पे भरना है। क्या 62,000 रुपए उसकी वैल्यू ऑफ सर्विस है? अरे उसका वैल्यू थोड़ी है, उससे तो पैसे इसको दे दिए कस्टमर को। तो ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर ने क्या कमाया? व्हाट इज ही डूइंग इन दिस होल बिजनेस? उसका देखो प्रॉफिट कहां से आता है। ये 62 रुपए उसके पास आ गए, 62 रुपए के हिसाब से सॉरी उसने दे दिया, $1000 उसके पास आए। अब ये $1000 जो उसके पास आए हैं, ये वो जाके आरबीआई को दे देगा। और आरबीआई को कितने रुपए में देगा? तो उसके लिए आरबीआई का रेफरेंस रेट होता है। तो आज के दिन मान लो कि आरबीआई का रेफरेंस रेट 63 है पर डॉलर। तो ये जो बंदा है, जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर है, वो आरबीआई को जाके देगा, तो आरबीआई उसको कितने पैसे देगा? 63 रुपीज पर डॉलर। यानी फॉरेन एक्सचेंज डीलर को कितना पैसा मिलेगा? 63,000। तो वो 1,000 का जो डिफरेंस है, कस्टमर से उसने 62,000 में खरीद लिए और आरबीआई को 63,000 में बेच दिया, तो 1,000 का जो डिफरेंस है वो इस डीलर का रियल वैल्यू ऑफ सर्विस है। तो रियल वैल्यू अगर आपको निकालना है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ सर्विस क्या है, तो ये जो डिफरेंस है वो उसका वैल्यू ऑफ सर्विस। या ऐसा भी मत बोलो तो फिर क्या होगा? देखो आरबीआई को नॉर्मली कोई देता नहीं है, मैं बताता हूं आपको। ये $1000 उसके पास आ गए। अब एक कस्टमर दूसरी तरफ से आएगा और वो कस्टमर कहता है कि यार मेरे को $1000 खरीदना है, मेरे को जाना है यूएस घूमने के लिए, विजिट के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, कोई भी काम से जाना है उसको। तो वो आके कहता है फॉरेन एक्सचेंज डीलर से मेरे को $1000 दे दो। तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर उसको कहता है कि हमारा रेट, तो ये तरफ बाइंग रेट है, इस दरवाजे से बाइंग, इस दरवाजे से सेलिंग, तो वो बोलता है कि हमारा जो सेलिंग रेट है पर डॉलर वो है 65 रुपीज पर डॉलर। ₹65 पर डॉलर में हम बेचते हैं। तुमको $1000 चाहिए, $1000 चाहिए, लाओ निकालो, 65,000 रुपए निकालो। तो एक कस्टमर से 65,000 रुपए लिए जाएंगे। सो कस्टमर विल पे ₹65,000 and get 1,000 USD। अब ये उसका बिजनेस चलते रहता है, वो लोगों से डॉलर खरीदता भी है, वो लोगों को डॉलर बेचता भी है, फिर खरीदेगा फिर बेचेगा, फिर खरीदेगा फिर बेचेगा, चलते रहता है। तो उसका कमाई किसमें? व्हाट इज हिज ग्रॉस रेवेन्यू? फॉरेन एक्सचेंज डीलर का रेवेन्यू क्या है? ये जो प्राइस डिफरेंस है, बाइंग रेट और सेलिंग रेट का जो डिफरेंस है, देखो ₹3 का, ये ₹3 का डिफरेंस है। तो ये हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा चलते रहता है। 62, 64, 62, 63 रुपए, ₹2, ₹3 के आसपास में डिफरेंस चलते रहता है। और ये जो डिफरेंस है वो उनका अर्निंग है, तो वो उनका वैल्यू ऑफ सर्विस है ना। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ सर्विस क्या होगा इनका? द डिफरेंस बिटवीन द बाइंग रेट वर्सेस द सेलिंग रेट, है ना।
ये डिफरेंस है, ये इनका अर्निंग है, और इस इनकम पे या ये जो अर्निंग है इसके ऊपर इनको जीएसटी लगना चाहिए, करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि अभी ये ट्रांजैक्शन हुआ तो डॉलर स्टॉक में आ गए, अब वो बिकेंगे कब वो मालूम नहीं है, ये तो बाइंग एंड सेलिंग चलते रहेगा, कभी बाई कभी सेल चलते रहते। कभी अगर डॉलर्स कम हो गए तो आरबीआई से खरीद के लाएंगे, फिर बेचेंगे आगे, ज्यादा हो गए तो आरबीआई को जाके सरेंडर भी कर सकते बीच में। तो गवर्नमेंट कहता है यार ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी कैसे निकालेंगे? इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी क्या पूरे 3 रुपए का डिफरेंस ले लेंगे? तो फिर जब वो सेल करेगा तब वैल्यू ऑफ ये क्या निकलेगा? तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा प्रॉब्लम है क्या कि ये ट्रांजैक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होता बाइंग एंड सेलिंग तब तक तुम उसका रियल जो डिफरेंस है वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि डेली ये रेट जो है वो चेंज भी होते रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो एक तुमको आसान तरीका हम बताते हैं, डीम्ड तरीका बताते हैं, हाउ टू फाइंड आउट योर वैल्यू। योर वैल्यू विल बी द डिफरेंस बिटवीन योर बाइंग रेट एंड आरबीआई रेफरेंस रेट। ये जो डिफरेंस है ये तुम्हारा वैल्यू है फॉर दिस ट्रांजैक्शन, और जब तुम सेल करोगे तो यही आरबीआई रेट का सेलिंग से जो डिफरेंस आएगा ये उसका वैल्यू माना जाएगा। तो ये एक वैल्यू है और ये दूसरा वैल्यू है। तो अपना रेट और आरबीआई रेट का जो डिफरेंस है वो अपना वैल्यू है, और अपना रेट और आरबीआई का जो रेट का डिफरेंस है वो अपना वैल्यू है। तो इसको बोलते हैं डीम्ड वैल्यू ऑफ सर्विस। इसके ऊपर आप टैक्स भर दो, ऐसा समझे। सो इफ आई बाई $1000, तो मेरा जो ट्रांजैक्शन नंबर 1 था, बाइंग $1000 एट, मैंने कस्टमर से कितने में लिया 62। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू फॉर इम्पोजिशन ऑफ जीएसटी वुड बी 62 मेरा रेट है और आरबीआई का रेट 63 है, तो 63 माइनस 62 यानी ₹1 पर डॉलर का अपना इनकम है, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स। यूनिट्स यानी कितने डॉलर्स हमने खरीदे, इज इक्वल टू ₹1 into 1000 is equal to ₹1000. ₹1000 is the value of service. इसके ऊपर निकाल लो जीएसटी। जीएसटी एट एप्लीकेबल रेट्स, जो भी इसका एप्लीकेबल रेट है उसके ऊपर आप लगा के जीएसटी निकाल लो, सिंपल। ₹1000 इंटू जीएसटी रेट। जीएसटी रेट प्रॉब्लम में दिया रहता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। वो एक इंटरेस्टिंग चीज है, जीएसटी का रेट अपने को प्रॉब्लम में दिया रहेगा। फिर दूसरा देखो, जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, सेलिंग 1000 USD एट 65, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? 65 जो अपना रेट है लेस आरबीआई रेफरेंस रेट ऑफ 63 इंटू 1000 यानी कि 2000, तो ये फिर आ गया वैल्यू। अब इस पे लगा दो जीएसटी एट एप्लीकेबल रेट। तो अपने जो रेट्स है, बाइंग रेट जो हमारा है वो आरबीआई रेट से कम में रहेगा, तभी तो अपना प्रॉफिट है ना। और अगर अपना सेलिंग रेट है तो आरबीआई से ज्यादा पे रहेगा, और बीच में आरबीआई का रेट कहीं तो भी रहता है। हमारा बाइंग और सेलिंग के बीच में कहीं तो भी आरबीआई का रेफरेंस रेट रहेगा, ठीक है। तो हम कस्टमर से इतने में लेंगे, आरबीआई को इतने में देंगे। आरबीआई से अगर इतने में लेंगे तो कस्टमर को इतने में बेचेंगे, ऑब्वियस। समझ में आए? सो दिस इज how you find out the value of exchange service. फिर उसमें 2 प्रोविजोज है, वो देखो, 3 है बल्कि। पहला देखते हैं, provided that in case the RBI reference rate for a currency is not available, अगर ऐसा कोई फॉरेन एक्सचेंज हमने कन्वर्ट किया है जिसका कोई इंडिया में आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं है उस दिन, तो फिर क्या करेंगे? The value shall be 1%
of the gross amount of Indian rupees provided or received by the person changing the money. फिर 1% of gross amount of INR, जो INR कॉम्पोनेंट है उसका 1% वैल्यू मान लेंगे. कौन से केस में? अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट एप्लीकेबल नहीं है. तो ये सेम एग्जांपल में अगर अपन देखें, मान लो कि आरबीआई का रेफरेंस रेट अपने को नहीं मालूम. देखो ये जो अपन ने बनाया था डायग्राम, इसमें अगर मैं कहता हूं ये आरबीआई का रेफरेंस रेट अपने को नहीं मालूम है, ये ऐसी कोई करेंसी है जिसका आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं है, तो फिर अपन ये देखो ना, इस बंदे को अपन ने कितने पैसे दिए? 62,000. तो ये ट्रांजैक्शन में 62,000 रुपीज गए हैं, इसका 1% निकाल लो, वैल्यू कितना आएगा? 620 रुपए. और इस ट्रांजैक्शन में कितना आ रहा है? 65,000 रुपए में हम दे रहे हैं, 65,000 रुपए लेकर के उसको डॉलर्स दिए, तो 65,000 इंटू 1% यानी 650. ये और सिंपल है. तो अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट मालूम है तो डिफरेंस निकालो, नहीं मालूम तो फिर जो वैल्यू अपन ने इधर एक्सचेंज किया 62,000 एंड 65,000, ये दोनों का 1% निकाल लिया जाएगा. तो यहां वैल्यू 620 आएगा, वहां वैल्यू 650 आएगा. तो वो भी आप लिख लो. सेकेंड पॉइंट, इफ आरबीआई रेफरेंस रेट is not available, then transaction 1 वैल्यू क्या निकालेंगे? 62,000 इंटू 1% इज इक्वल टू 620, ये वैल्यू आएगा. और दूसरा ट्रांजैक्शन 2 में क्या आएगा? 65,000 इंटू 1% इज इक्वल टू 650. इससे सिंपल कुछ हो सकता है? बताओ मेरे को. लिखे यहां तक. फिर देखो उसके नीचे आ जाओ. नेक्स्ट प्रोविजो क्या कहता है? देखो नेक्स्ट प्रोविजो कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस व्हेन नीदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज्ड इज इंडियन रुपीज. यानी क्या हो रहा है मालूम है? एक कस्टमर आया, उसके पास थे डॉलर्स, यूएस डॉलर्स. वो आके फॉरेन एक्सचेंज डीलर को कहता है देखो मेरे पास यूएस डॉलर्स है, इसको चेंज करके मेरे को, तो बोलता है इंडियन रुपीज दू. नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, डोंट गिव मी इंडियन रुपीज, गिव मी सिंगापुर डॉलर्स. तो यूएस डॉलर्स लाके सिंगापुर डॉलर्स में कन्वर्ट करवा रहा है. तो फिर उसका वैल्यू क्या निकालेंगे? ये जो सर्विस हमने दिया इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो देखो उसमें क्या लिखा है, वैल्यू शैल बी इक्वल टू, यानी जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं या जिसको कन्वर्ट कर रहे, अगर वो इंडियन करेंसी नहीं है, यानी 2 फॉरेन करेंसीज एक्सचेंज्ड विथ वन अनदर, अगर ऐसा ट्रांजैक्शन है तो क्या करना? वैल्यू शैल बी इक्वल टू 1% ऑफ द लेसर of the two amounts the person changing the money would have received by converting any of the two currencies into Indian rupees on that day at the reference rate provided by RBI. यानी दोनों करेंसी का जो आरबीआई रेट है वो देखेंगे, यूएस डॉलर एंड सिंगापुर डॉलर, दोनों का आरबीआई रेफरेंस रेट लगा करके इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे, और वो दोनों को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करने के बाद जो उसका लेसर फिगर होगा वो लेंगे, जो कम वाला होगा वो लेंगे और उसका 1% निकालेंगे. 1% ऑफ द लेसर ऑफ द टू अमाउंट्स. तो दोनों फॉरेन करेंसी को आप इंडियन रुपी में चेंज करो एट आरबीआई रेफरेंस रेट, और दोनों को चेंज करने के बाद देखो कि कम कौन सा है, जो कम है वो लो और उसका 1% निकालो. आया समझ? वेरी इंटरेस्टिंग. देखो कैसे करना है. एग्जाम्पल देखते हैं. ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर है, ठीक है. ये कस्टमर आया, कस्टमर आगे बोलता है कि मेरे को 3000 यूएसडी कन्वर्ट करना है इनटू सिंगापुर डॉलर्स, सिंगापुर डॉलर्स में कन्वर्ट करना. तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर क्या करता है कि 3000 यूएसडी उससे ले लेता है और उसको कन्वर्ट करके 5600 सिंगापुर डॉलर्स देता है. एसडी, सिंगापुर डॉलर्स आर कॉल्ड एज एसडी. 5600 एसडी दे दिया. अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? रुपी में तो है ही नहीं, रुपी होता तो रुपी का 1% ले लेते, लेकिन यहां रुपी है ही नहीं. तो कहता है कि दोनों को आप आरबीआई रेफरेंस रेट से कन्वर्ट करो रुपी में. तो मान लो कि आज का यूएस डॉलर का आरबीआई रेफरेंस रेट है रुपीज
67 पर USD, तो करो 3000 इंटू 67, ये आ जाएगा रुपी वैल्यू में 2,01,000। और सिंगापुर डॉलर का RBI रेफरेंस रेट आज की तारीख का है ₹30 पर USD, तो उसको 30 से मल्टीप्लाई करो, 5,600 इंटू 30, 1,68,000 रुपीज में। तो दोनों का रुपी वैल्यू निकल गया। अब ये ऑब्वियसली सेम नहीं रहेगा, हाँ ये सेम नहीं रहता। आप कहोगे सर ये इसको इतने में डॉलर में कन्वर्ट किया, तो इसका सिंगापुर रुपी कन्वर्जन और उसका USD रुपी कन्वर्जन में रुपी तो सेम आना चाहिए ना। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो नॉर्मली ये कम ही चाहेगा जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर भी तो बीच में अपने कमीशन खाएंगा ना। वो अगर पूरे सिंगापुर डॉलर्स दे देगा तो उसकी क्या कमाई होगी। सो ही सेव सम मनी फॉर हिमसेल्फ। तो ऐसा समझो कि डिफरेंस जो है वो फॉरेन एक्सचेंज डीलर का इनकम हो गया। लेकिन खैर अपन ये दोनों का डिफरेंस वैल्यू में नहीं लेंगे। अपन क्या करेंगे कि ये दोनों कन्वर्ट किए, अब इसमें से कम कौन सा है, 168 है, तो 168 जो लेसर है इसका 1% निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सर्विस। तो 1680 रुपए जो है वो आएगा वैल्यू ऑफ सर्विस। इस पे लगा दो आप GST एट द एप्लीकेबल रेट्स। गॉट इट? समझ में आया क्या किया अपन ने? वेरी गुड। अब इसका एक छोटा सा चार्ट बनाओ, करेंसी एक्सचेंज। वैल्यूएशन, तो पहला मैं लिखता हूं INR फॉरेन करेंसी, यानी कन्वर्जन या तो INR का फॉरेन करेंसी या फॉरेन करेंसी का INR में, या फिर वन फॉरेन करेंसी विथ अनदर फॉरेन करेंसी। दो सिचुएशन होगी। तो अगर INR है बीच में तो फिर अपन दो बातें देखते हैं कि RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल है या RBI रेफरेंस रेट नॉट अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबल है तो क्या करना है, वैल्यू इज डिफरेंस इन बाइंग रेट और सेलिंग रेट विथ RBI रेट। अपना जो बाइंग सेलिंग रेट है और RBI रेट का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है वो है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू डिफरेंस इन BR और SR, BR बाइंग रेट और सेलिंग रेट विद RBI रेफरेंस रेट। इसमें प्लस माइनस नहीं करना है कि RBI रेट ज्यादा है और अपना कम है तो माइनस माइनस में आंसर नहीं आता। जो डिफरेंस है दैट इज ए वैल्यू। ₹1 का डिफरेंस है तो ₹1 वैल्यू है, ₹2 का डिफरेंस है तो ₹2 वैल्यू है। और अगर RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो फिर देन 1% ऑफ INR वैल्यू। INR का जो वैल्यू कन्वर्ट हुआ है, या तो कन्वर्ट होके जो INR आया है, या जो INR हमने दिया और कन्वर्ट किया फॉरेन एक्सचेंज में, तो वो INR वैल्यू जो है उसका 1% निकाल देंगे। अब वहां लिखने के पहले एक प्रोविजो और बचा है, वो पहले मैं बता दूं आपको। अच्छा चलो वो बाद में देखते हैं, वो तो वो अच्छा देखो, अब फॉरेन इंटू फॉरेन कन्वर्जन है तो क्या करेंगे कि वैल्यू इज इक्वल टू 1% ऑफ INR वैल्यू ऑफ बोथ फॉरेन करेंसीज एट RBI रेफरेंस रेट्स। RBI रेफरेंस रेट से दोनों फॉरेन करेंसी को पहले इंडियन वैल्यू में कन्वर्ट करो और उसमें जो लेस होगा वो आएगा और उसका 1% निकालेंगे। सॉरी, मैंने लेसर वर्ड लिखना भूल गया। 1% ऑफ, वापस से लिखता हूं, 1% ऑफ लेसर ऑफ
INR value of both foreign currency at RBI rate. लिखो इसको। सिंपल है बिल्कुल। आरबीआई रेट मालूम है तो डिफरेंस लो, नहीं मालूम है तो 1% ले लो, और दोनों फॉरेन करेंसी है तो दोनों का आरबीआई रेट से पहले इंडियन वैल्यू निकालो, फिर दोनों में से जो लेस होगा वो लो और उसका 1% लो। सिंपल 5 मार्क का कैलकुलेशन एग्जाम में आ जाता है। उसमें दिया रहेगा 2-3 ट्रांजैक्शन देंगे कि उसने इतने डॉलर को इतने रुपये में कन्वर्ट किया, या इतने रुपये को इतने डॉलर में कन्वर्ट किया, या डॉलर को फलाने फलाने करेंसी में कन्वर्ट किया। 2-2 मार्क का 1-1 पॉइंट, 6 मार्क के 3 पॉइंट। बिल्कुल सिंपल। गॉट इट? वेरी गुड। फिर आओ, तो फिर जो थर्ड प्रोविजो क्या कहता है देखो, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अ पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज में एक्सरसाइज द ऑप्शन विच इज गिवन हियर फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। ये जो ऑप्शन है ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए है। एंड सच ऑप्शन शैल नॉट बी विथड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। यानी एक्चुअल वैल्यूएशन को छोड़ के अगर तुम यहां पे आते हो तो एक्चुअल वैल्यूएशन में क्या है कि जो कस्टमर को हमने चार्जेस लगाए वो लेना पड़ता है, और यहां पे क्या है कि डीम वैल्यूएशन मेथड है परसेंटेज के बेसिस पे। तो अगर डीम वैल्यूएशन लेना है तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज करो, और फिर साल भर तक आप ये ऑप्शन के बाहर नहीं जा सकते। जितने ट्रांजैक्शंस आपके होंगे सब इसी ऑप्शन में वैल्यू किया जाएगा थ्रू आउट द ईयर। फिर अगले साल आप बाहर निकलना चाहते हो, निकल जाओ। फिर बी, एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है देखो, उसके पास इसी के पास यही सर्विस चल रही है अपनी फॉरेन एक्सचेंज की। सेकेंड ऑप्शन है एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विस वैल्यू इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग शैल बी डीम्ड टू बी। अभी दूसरा मेथड दिया है, तो फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन में 2 मेथड दिए हैं, 2 में से कोई भी एक आप ले सकते हो। तो एक मेथड वो था जो हमने देखा। अब दूसरा मेथड क्या है देखो, deemed to be 1% of the gross amount of currency exchanged for an amount up to 1 lakh rupees subject to minimum amount of 250 rupees। ये पर ट्रांजैक्शन हम करते हैं, ठीक है। 1% of the gross amount of foreign exchange for an amount up to rupees 1 lakh। पहले 1 लाख रुपए तक का 1%, स्लैब्स है ये, पहले 1 लाख का 1% या मिनिमम 250 रुपीज। फिर 1000 रुपीज एंड हाफ ऑफ परसेंटेज यानी 0.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख एंड अप टू 10 lakhs। 1 से 10 लाख में 0.5%, पहले 1 लाख में 1%, एंड 5500 रुपीज एंड 1/10 यानी 1/10 यानी 0.10% of the gross amount of currency exchange for an amount exceeding 10 lakh rupees subject to a maximum amount of 60,000 rupees। कुछ समझ में नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई? अच्छा देखो मैं समझाता हूं, बहुत सिंपल है। पहले इसका टेबल अपन बना लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 का टेबल क्या है, तो आप इसमें देखो ये अपन ने चार्ट बनाया ना, तो ये चार्ट में आप लिख लो वैल्यूएशन ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 1 है, ठीक है। अब ऑप्शन 2 देखते हैं, सेम करेंसी एक्सचेंज, वैल्यूएशन ऑप्शन 2। अभी ऑप्शन 2 में देखो क्या करना है। ऑप्शन 2 में ऐसा है कि अमाउंट एक्सचेंज्ड,
इन INR। INR वैल्यू के अंदर जो अमाउंट एक्सचेंज हुआ है वो देखेंगे और वैल्यू निकालेंगे कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्विस। तो क्या बोलता है कि फर्स्ट 1 लाख रुपीस में आपको लेना है वैल्यू को 1%, लेकिन मिनिमम कितना था 250 रुपीज, मिनिमम 250 रुपीज। ओके, सो मिनिमम रुपीज 250, ये वैल्यू आएगा पर ट्रांजैक्शन, मिनिमम 250 या 1%। अगर 1% से ज्यादा है तो 1% लो, अगर 1% कम आ रहा है तो 250 लेने का है। ये भी प्रॉब्लम में कराऊंगा तो समझ में आएगा, एक दो एग्जांपल अपन लेंगे, ठीक है। फिर 1 लाख से लेकर के, यानी नेक्स्ट स्लैब 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक कितना लेना है। पहले 1 लाख पे देखो 1% आएगा, तो पहले 1 लाख पे 1% आएगा तो 1000 होता है, एग्जैक्ट 1 लाख पे 1000 होता है, तो वो 1000 तो रहेगा ही, प्लस उसके ऊपर का जो ये डिफरेंस है 1 लाख से 10 लाख, उस पे लगाएंगे अपन 0.5%। ये डिफरेंस 1 लाख टू 10 लाख 0.5%, एंड अबव 10 लाख, 10 लाख के ऊपर का जो वैल्यू एक्सचेंज हुआ है उसमें लगाना है 0.10%। लेकिन मैक्सिमम जो जाएगा वो जाएगा 60,000, मैक्स 60,000, मिनिमम 250, मैक्सिमम 60,000। ओके, इतना लिखो, फिर मैं समझाता हूं आपको, बहुत तरीके से समझाऊंगा, डोंट वरी। ओके डन, ये स्लैब वाइज हमने लिख दिया। अब देखो एक ग्राफिकल वे में भी समझाता हूं, एक ग्राफिकल भी अपन लेते हैं कि दिस इज द टोटल INR एक्सचेंज्ड, टोटल INR एक्सचेंज्ड विथ फॉरेन करेंसी, जो भी फॉरेन करेंसी में आपने कन्वर्ट करवाया है, या तो खरीदा है या बेचा है, ऐसे केस में भी, तो ये INR वैल्यू है टोटल। तो ये INR वैल्यू के क्या है, स्लैब्स है, 1 लाख, 10 लाख एंड अबव। तो पहला 1 लाख है, फिर 10 लाख है, और फिर उसके ऊपर जो भी एक्सचेंज हुआ। तो अगर जो एक्सचेंज है वो पहले 1 लाख का है, ये 1 लाख से कम ही है मान लो, या 1 लाख से ज्यादा भी है, तो उसमें पहला जो 1 लाख है इसमें वैल्यू कितना मानेंगे, ये जो टोटल मनी एक्सचेंज है इसमें अपना वैल्यू कितना हुआ, अपना वैल्यू कितना हुआ 1%, तो इसमें अपने को लेना है 1%। फिर 1 लाख के ऊपर जो 9 लाख का स्लैब है, दिस डिफरेंस ऑफ 9 लाख जो है, 1 से 10 यानी डिफरेंस ऑफ 9 लाख, इस पे अपने को लगाना है 0.5%, और 10 लाख के ऊपर जितना भी होगा उस पे लगाना है 0.1%, यानी 10। लेकिन अगर अमाउंट जो कन्वर्ट किया बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, और उसका 1% निकालें, जैसे अपन ने सिर्फ 2,500 रुपए के डॉलर्स खरीदे, मैं गरीब आदमी, फॉरेन जाना है, 2,500 रुपए के डॉलर्स खरीद के ले गया, तो 2,500 रुपए में कितने 10, 12, 15 डॉलर जो भी आएंगे, बस उतना ही कन्वर्जन किया। तो कौन बोलता है कि उसका 1% निकालेंगे, 2,500 का तो बहुत कम आएगा। तो आपको मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू इस ऑप्शन में वो 250 दिखानी पड़ेगी। और अगर तुम्हारा ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में एक्सचेंज करवाए, तो उसमें अगर ये 1.5% निकाल दिए जाएंगे तो बहुत लंबा फिगर आ जाएगा। तो उन्होंने बोला मैक्सिमम वैल्यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 60,000। तो मिनिमम 250, मैक्सिमम 60,000। ओके, अब इतना याद रखो। और अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं अपन। अब एक एक एग्जांपल लेंगे अपन, ठीक है, और वो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों को मैं कंपेयर करके आपको बताता हूं। तो एक केस लेते हैं अपन, अच्छे से सुनना, हाँ? सारे केसेस अच्छे से सुनना, बहुत सिंपल रहते हैं। मिस्टर राम acquires
600 USD from a foreign exchange dealer at 64 per USD. RBI rate was 65.5 per USD. सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, 62.5 पर USD. ओके, अब देखो क्वेश्चन को समझो. मिस्टर राम कौन है? पब्लिक है. वो फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास गया, बोलता है कि मेरे को $600 दे दो, एट द रेट ऑफ 64 पर USD खरीद लेता है. ठीक है. अब देखो एक्चुअल वैल्यू ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों में अपन निकाल दें. तो ऑप्शन 1 में क्या आएगा? डिफरेंस. तो कितने डॉलर्स कन्वर्ट हुए? 600. इसमें वैल्यू कैसा आएगा? $600 इनटू द डिफरेंस ऑफ 64 एंड 62.5. तो 1.5 का डिफरेंस है. तो 600 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 900 रुपए. तो यहां रुपए 900 आ गया. 900 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ सर्विस. अपना रेट और आरबीआई रेट का डिफरेंस. अपना रेट 64 था, आरबीआई का रेट 62.5 था. यानी अपन ने ₹1.5 का अर्निंग किए. अपन कौन? डीलर. अपने को डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. डीलर ने क्या किया? आरबीआई से मान लो 62.5 में डॉलर खरीद के लाया और कस्टमर को 64 में बेच दिया. कस्टमर डॉलर खरीदने आया था ना, ये कस्टमर है. कस्टमर एक्वायर्स डॉलर्स. यानी अपन ने क्या किया? अपन ने सेल किया. तो ये अपना सेलिंग रेट है. 64 अपना क्या है? सेलिंग रेट. और आरबीआई का रेट 62.5. तो ₹1.5 की अपनी कमाई इंटू 600, 900 रुपए कमा लिया अपन ने. ऑप्शन 2 में क्या है कि आप INR वैल्यू निकालो. टोटल INR कंपोनेंट कितना हुआ? देखो, $600 इंटू 64 में कन्वर्ट किए. तो 600 इंटू 64 कितना होता है? 38,400. अब देखो 38,400 1% से कम है ना. ये 1 लाख के नीचे है. 1 लाख के नीचे ना. तो क्योंकि 1 लाख के नीचे है तो इसलिए इसका वैल्यू क्या निकाला जाएगा? 38,400 इंटू 1% इज इक्वल टू 384. और क्योंकि 384 250 से ज्यादा है तो अपन 384 लेंगे. अगर ये सिर्फ 84 आता तो अपन मिनिमम 250 लेते, लेकिन यहाँ 384 है तो इट्स गुड. तो ऑप्शन 1 में वैल्यू 900 रुपए आ रहा है, ऑप्शन 2 में 384 आ रहा है. कौन सा लेना है? जो लेना है लो, आपकी मर्जी पर है. ऑब्वियसली ऑप्शन 2 लेंगे ना, जिसमें कम आता है वो अच्छा है. फिर ये वैल्यू आ गया है तो वैल्यू पे आप टैक्स निकालो. तो यहां जीएसटी जो आएगा वो आएगा एट एप्लीकेबल रेट्स. जो भी एप्लीकेबल रेट्स है उससे आएगा जीएसटी एट एप्लीकेबल रेट्स. ये वैल्यूएशन सिस्टम है. वैल्यू आ गया एक बार, फिर आप लगा दो उस पर. ये एक केस हुआ. चलो दूसरा केस देखते हैं. केस 2 है कि मिस्टर श्री गुप्ता, मिस्टर श्री गुप्ता करके एक नाम का पर्सन है. ही सेल्स $10,000 टू ए फॉरेन एक्सचेंज डीलर at 65 per USD. RBI rate not available. इस दिन RBI का रेट अवेलेबल नहीं है. अब इसका वैल्यूएशन करना है तो क्या करेंगे अपन? ऑप्शन 1 में अगर जाएंगे अपन, ऑप्शन 1 बोलता है कि आरबीआई रेट और अपने रेट का डिफरेंस निकालो, लेकिन यह डिफरेंस मालूम है क्या? नहीं. अब डिफरेंस मालूम ही नहीं है. तो फिर जो भी INR वैल्यू बना इस ट्रांजैक्शन के अंदर कितना बनेगा? 10,000 इंटू 65, 65
ये तो 6,50,000 वैल्यू बन जाएगा। तो ये जो 6,50,000 रुपए बना, इसका 1% ले लो, तो वैल्यू इज इक्वल टू 1% इज इक्वल टू 6500, 6,500 रुपए वैल्यू बन जाएगा। ऑप्शन 2 क्या है कि इसमें भी अपन INR वैल्यू निकालेंगे, वो तो सेम आएगा 6,50,000, है ना। लेकिन अब 6,50,000 में क्या करेंगे, फर्स्ट 1 लाख जो है उसका 1% लेंगे, यानी कि 1,000, और 1 लाख के ऊपर कितना है, 5.5 लाख, तो जो 5.5 लाख रुपए है उसका लेंगे 0.5%। $2,750, तो टोटल आएगा 3,750। ये आ गया वैल्यू 3,750। फिर उस पर GST एप्लीकेबल रेट से निकाल लो। डन, वेरी गुड। पॉज करके लिखो, नहीं लिखाऊंगा तो। मैं एक तीसरा केस लेता हूं। फॉरेन एक्सचेंज डीलर sells 20 lakh USD to Farooq Haq at the rate of 69 per USD। 69 पर USD के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज डीलर ने मेरे को बेचा, ठीक है, 20 लाख USD, 20 लाख USD। फाइंड आउट द वैल्यू। तो इसमें देखो, अच्छा सॉरी, 1 मिनट, RBI का रेफरेंस रेट ले लेते हैं। RBI रेट इज 67.3 पर USD, ठीक है। तो अब देखो, अगर अपन एक्चुअल वैल्यूएशन में जाएंगे ऑप्शन 1 में या ऑप्शन 2, है ना, तो ऑप्शन 1 में क्या करना पड़ेगा कि जो डिफरेंस है इंटू 20 लाख, तो 20 लाख USD इंटू डिफरेंस कितना है 1.7, 69 और 67.3 का डिफरेंस 1.7, तो कर दो मल्टीप्लाई। ₹34 लाख रुपए का वैल्यू आएगा। जिसपे अपने को टैक्स भरना पड़ेगा। और दूसरे ऑप्शन में जाओगे तो वहां पे क्या करेंगे, देखो वहां टोटल INR वैल्यू निकालो एक्सचेंज का, जितना एक्सचेंज हुआ उसका INR वैल्यू। एक्सचेंज कितना हुआ 20 लाख, 20 लाख इंटू 69, है ना, तो 1,38,00,000 नहीं 13,80 lakhs। $13,80 का टोटल ट्रांजैक्शन हुआ। तो 10 लाख के ऊपर जा रहा है, तो इसमें अपन वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहला जो 1 लाख है उस पे लगाएंगे 1%, तो 1,000 रुपीज आएगा। फिर उसके बाद जो 9 लाख है 1 लाख से 10 लाख, उस पे लगाएंगे 0.5%, जैसे इनकम टैक्स में अपन टैक्स निकालते हैं वैसे ही। तो 9 लाख का इंटू 0.5% कितना आता है 4,500। और उसके ऊपर देखो 10 लाख हो गया, 10 लाख के ऊपर कितना है 13,70,00,000। 13,80,00,000 टोटल है, जिसमें से 1 और 9 मिला के 10 हो गया। 10 के ऊपर फिर कितना 13,70,00,000 इंटू 0.1%, 13,70,00,000 इंटू
0.1% is 1,37,000. 1,37,000 plus 4,500 plus 1,000, 142,500. तो इधर देखो 34 लाख और उधर सिर्फ 1,42,500, बल्कि उसको भी अपन क्या कर देंगे, क्योंकि ये 60,000 से ऊपर जा रहा है तो इसको अपन लिख देंगे रिस्ट्रिक्टेड टू 60,000. 60,000 पर ट्रांजैक्शन के ऊपर गया तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है 60,000 पे. तब बताओ कौन सा बेनिफिशियल है, ऑप्शन 2 है ना. तो जितने बल्क सप्लायर्स है जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके लिए, सबके लिए ऑप्शन 2 बेहतर है. गुड. तो आया समझे दोनों कैलकुलेशन कैसे करना है. वेरी गुड. तो ये वो टेबल दिया है. फिर अगले नंबर पे चलते हैं. नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू बुकिंग ऑफ टिकट्स फॉर ट्रैवल बाय एयर प्रोवाइडेड बाय एन एयर ट्रैवल एजेंट. तो इसके नाम से अपन इसको याद रखेंगे. एयर ट्रैवल एजेंट का जो सर्विस है उसका वैल्यू कैसे निकालना है. shall be deemed to be an amount calculated at the rate of 5% of the basic fare in case of domestic bookings and at the rate of 10% of the basic fare in case of international bookings of passage for travel by air. एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है. ये वैल्यूएशन हम किसके लिए निकाल रहे हैं, एयर ट्रैवल एजेंट के लिए, एयरलाइंस के लिए नहीं. याद रखो, दिस इज नॉट फॉर एयरलाइंस, दिस इज फॉर द एयर ट्रैवल एजेंट. तो देखो मैं आपको बताता हूं कैसे. ये एयरलाइन है, एयरलाइन, ये एयर ट्रैवल एजेंट है जो टिकट्स वगैरह बुक करता है, और ये कस्टमर है जो फ्लाई करने वाला है. ठीक है. अब होता क्या है कि एयरलाइन का टिकट कौन खरीदता है, कस्टमर. तो एयरलाइन गिव सर्विस टू कस्टमर. याद रखो, एयरलाइन गिव सर्विस टू कस्टमर. अब इसमें जो टिकट आती है तो उसका अगर बेसिक फेयर, कोई भी टिकट का एक बेसिक फेयर होता है, मान लो 10,000 रुपए. फिर उसमें वो एयरपोर्ट चार्जेस, एयरपोर्ट टैक्सेस, ये वो बहुत सारी चीजें लगाते हैं. अलग अलग किस्म के चार्जेस रहते हैं उसमें, यूसेज चार्जेस, दिस चार्ज, वो चार्ज, वो सब लगता है उसमें. 2,500 रुपए वो लग गया. तो ये 2,500 रुपए जो है वो एयरलाइन को नहीं जाता, ये जाता है किसको, तुम्हारे एयरपोर्ट वालों को, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह को जाता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एयरपोर्ट एंड ऑल. तो एयरलाइन कस्टमर पे टैक्स लगाएगा. वो अपन ने रेट ऑफ टैक्स में देखा था, याद है आपको. अगर ये डोमेस्टिक है तो 5%, और आई मीन डोमेस्टिक नहीं, अपना क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड क्लास एयरक्राफ्ट में सेकेंड क्लास किसको बोलते हैं, इकोनॉमी क्लास. करेक्ट. तो इकोनॉमी क्लास अगर फेयर है तो उसपे 5% जीएसटी लगेगा, है ना. और अगर ये फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास है तो 18% जीएसटी, 18 या 12 को तो भी है, वो देख लेने, आई एम नॉट श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो ज्यादा लगता है. तो वो जो जीएसटी है वो लगता है एयरलाइन को, तो वो एयरलाइन का जीएसटी है जो बेसिक फेयर के ऊपर लगाते हैं अपन. अब ये एयर ट्रैवल एजेंट जो सर्विस एयरलाइन को दे रहा है, यानी क्या कि कस्टमर एयर ट्रैवल एजेंट के पास जाता है, कहता है मेरे को टिकट बुक कर दो, तो कस्टमर के बिहाफ में एयर ट्रैवल एजेंट एयरलाइन से टिकट बुक करता है. So if this ticket is booked by the air travel agent, then what the airline does, it gives a commission to the air travel agent. उसको एक कमीशन दिया जाता है.
अब इसमें सर्विस कौन किसको दे रहा है? सर्विस एयर ट्रेवल एजेंट एयरलाइन को दे रहा है, याद रखो। सर्विस इज गिवन बाय एयर ट्रेवल एजेंट टू द एयरलाइन एंड द फ्लाइंग सर्विस इज गिवन बाय द एयरलाइन टू द कस्टमर। तो दो सर्विस है, एक सर्विस जो एयर ट्रेवल एजेंट एयरलाइन को दे रहा है। आप याद रखो कि आप एजेंट के पास जाते हो, लेकिन एजेंट आपको सर्विस नहीं देता, एजेंट सर्विस देता है एयरलाइन को, एयरलाइन सर्विस देता है आपको। हाँ, तो ये जो कमीशन ऑफ एयर ट्रेवल एजेंट को दिया जाएगा, मान लो कि जो भी है एक्स अमाउंट ऑफ कमीशन, 600 रुपए का कमीशन दिया गया, तो ये कमीशन जो है ये है वैल्यू ऑफ या एक्चुअल वैल्यू ऑफ सर्विस। एक्चुअल वैल्यू ऑफ सर्विस जो है वो है ये कमीशन। तो कमीशन के ऊपर जीएसटी लगाओ। सो व्हाट द एयर ट्रेवल एजेंट विल डू कि 600 रुपए के ऊपर वो कमीशन लगा देगा 18% से। नॉर्मल रेट पे आएगा एयर ट्रेवल एजेंट, तो 18% से कमीशन लगेगा। और ऑप्शन ऑफ डीम्ड वैल्यू, तो यहां जो अपन ने देखा अभी वो ऑप्शन है इनके पास कि अगर आप चाहते हो तो डीम वैल्यू पे जा सकते हो। तो ये एक्चुअल वैल्यू यानी कमीशन, एक्चुअल वैल्यू का मतलब होता है कमीशन, या तो कमीशन पे टैक्स पे करो या फिर आप डीम वैल्यू के ऑप्शन में आ जाओ। तो अगर आप डीम वैल्यू के ऑप्शन में आओगे तो फिर क्या करेंगे अपन कि अगर ये टिकट डोमेस्टिक है जो आपने बुक किया, आप यानी एयर ट्रेवल एजेंट, आपने एक कस्टमर के लिए एयरलाइन से डोमेस्टिक टिकट बुक किया, डोमेस्टिक टिकट अगर बुक किया है तो उसका डीम्ड वैल्यू जो निकाला जाएगा वो रहेगा 5% ऑफ 10,000, सॉरी बेसिक फेयर देखो 10,000 है, तो बेसिक फेयर का 5% यानी 500 रुपए। और अगर ये इंटरनेशनल फ्लाइट है, इंटरनेशनल टिकट है, यहां इकोनॉमी, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं रहता, बस इकोनॉमी डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल है तो वैल्यू आएगा 10% ऑफ 10,000 यानी कि 1,000। यानी कि देखो इसमें फंडा क्या है मैं बताता हूं आपको, लॉजिक। ये तो हो गया, ये लिख लिया आप लोगों ने। लॉजिक ये है देखो कि ये एयर ट्रैवल एजेंट कस्टमर के लिए एयरलाइन से टिकट बुक करा के उसको दे देता है। प्रॉब्लम क्या आता है कि अभी इस वक्त जब ये टिकट बुक किया उस वक्त कभी कभी इनको मालूम नहीं रहता कि इनको कमीशन कितना मिलने वाला है, हाउ मच कमीशन दे आर गोइंग टू रिसीव, दे डोंट नो। और कमीशन अगर मालूम नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगा ना वैल्यूएशन में। वैल्यूएशन करोगे कैसे, जीएसटी लगाओगे किस पे, अगर तुमको यही नहीं मालूम कि कमीशन कितना मिलने वाला है। कभी कभी ये महीने 2 महीने बाद भी कमीशन मिलता है और हर एयरलाइन का परसेंटेज ऑफ कमीशन अलग अलग रहता है। तो इसलिए इनको डीम वैल्यूएशन का ऑप्शन दिया है, विच इज अ सिंपल वन, कि जो भी टिकट तुम कस्टमर के लिए बुक करते हो, एयर ट्रैवल एजेंट तुम जो भी टिकट कस्टमर के लिए बुक करते हो, उसका जो बेसिक फेयर होता है उसमें 5% मान लो कि तुम्हारा कमीशन होगा। अज्यूम कर लो अगर तुम डोमेस्टिक फ्लाइट बुक करते हो दिल्ली मुंबई, मुंबई दिल्ली या चेन्नई, तो तुम्हारा कमीशन कितना होगा 5%। ये अज्यूम कर लिया गवर्नमेंट ने, assumption के your percentage of commission is 5% for domestic bookings and 10% for international bookings। सीधी बात, बस इसमें निकालो, इस पे टैक्स पे कर दो, कितना सिंपल है। अच्छा, एक क्वेश्चन आएंगे और आप एग्जाम में मिस्टेक करके आएंगे, पूछो क्या। वेरी गुड। क्वेश्चन ये होगा कि एजेंट ने एक फ्लाइट बुक किया है, एजेंट ने एक फ्लाइट बुक किया है एक कस्टमर फारूक हक के लिए। कहां से? मुंबई से डिब्रूगढ़, मुंबई से डिब्रूगढ़ का फ्लाइट बुक किया है। बेसिक फेयर है 20,000 रुपए। बताओ उसका वैल्यू कितना है। तो आप निकालेंगे 5%, डोमेस्टिक है चलो 5% निकालो, तो आंसर हो जाएगा सही। ये सही आंसर है। और जितने लोग सोच रहे हैं कि ये तो एग्जेम्प्ट है, डिब्रूगढ़ तो एग्जेम्प्ट है, तो वो सब गलत आंसर है। देखो इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया आपके लिए। ये एक सर्विस है जो एयर ट्रैवल एजेंट एयरलाइन को दे रहा है और एक सर्विस है जो एयरलाइन कस्टमर को देती है। ये है फ्लाइंग सर्विस। ये जो सर्विस है मुंबई टू डिब्रूगढ़, ये एग्जेम्प्ट है। तो ये जो जीएसटी लगने वाला था ये एग्जेम्प्ट है। लेकिन एयर ट्रैवल एजेंट जो सर्विस एयरलाइन को दे रहा है जिसके लिए उसको कमीशन मिल रहा है वो हमेशा टैक्सेबल है, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है।
याद रखो, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन यहां है, ये जो सर्विस है, फ्लाइंग सर्विस टू डिब्रूगढ़ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सिक्किम, वो एग्जेम्प्ट। आया समझ में? वेरी गुड। तो वो भी एक पॉइंट कहीं पे लिख के रखो। और दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या है, तो इसको भी कभी मिक्सअप मत कर देना। वेरी गुड। तो एक छोटा सा ये पॉइंट है सबसेक्शन 3 के अंदर। एयर ट्रैवल एजेंट है, डोमेस्टिक बुकिंग करेगा तो 5%, इंटरनेशनल बुकिंग करेगा तो 10% ऑफ बेसिक फेयर विल बी कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ सर्विस। ठीक है। And for the purpose of the sub rule, the expression basic fare means that part of the airfare on which commission is normally paid, जिसके ऊपर कमीशन पे होता है इनको, to the air travel agent by the airlines। तो एयरलाइंस भी इनका कमीशन भी जो निकालती है ना, वो बेसिक फेयर के ऊपर ही निकालती है। बाकी वो एयरपोर्ट टैक्सेस वगैरह है तो उसमें इनको काई को कमीशन देंगे, तो बेसिक फेयर के ऊपर कमीशन निकलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब अगले नंबर पे जो है थर्ड वन, एक हुआ अपना एक्सचेंज कन्वर्जन, एक हुआ एयर ट्रैवल एजेंट्स। अब तीसरे में कौन आता है, देखो थर्ड में आता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। यानी इसमें कौन आ गए, सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उनको ये मेथड अवेलेबल है। तो क्या है और क्यों है, लेट्स सी। द वैल्यू शैल बी the gross amount यानी gross premium charged from a policy holder reduced by the amount allocated for investment or savings, reduced by को अंडरलाइन करो, reduced by the amount allocated for investment or savings on behalf of the policy holder if such an amount is intimated to the policy holder at the time of supply of service। यानी जो रिसीट हम देंगे, हम पैसे जमा करते, प्रीमियम रिसीट जो आता है उसमें अगर ये डिस्टिंग्विश करके उन्होंने दिया है कि कितना अमाउंट हमारा जाएगा इन्वेस्टमेंट में और कितना अमाउंट जाएगा इंश्योरेंस में, तो जो जितना पैसा इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस चार्ज या उसको मोर्टेलिटी चार्ज भी कहते हैं, उस पे जीएसटी लगेगा। ओके, तो टोटल प्रीमियम में से जितना इन्वेस्टमेंट में पैसा गया वो हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो क्या है, वो इंश्योरेंस का पैसा है, मोर्टेलिटी चार्ज कहते हैं उसको, उस पे लग जाएगा जीएसटी। दूसरा पॉइंट, in case of single premium annuity policies, सिंगल प्रीमियम, एक होती है पॉलिसी जो सिंगल प्रीमियम है, एक ही बार में प्रीमियम देना पड़ता है आपको, बस पॉलिसी प्रीमियम दे दो, खत्म। 20 साल की पॉलिसी है लेकिन एक ही प्रीमियम, जस्ट वन प्रीमियम। अदर देन ए, तो ये ए में क्या है कि ये मल्टीपल प्रीमियम है हर साल जिसमें आप प्रीमियम पे करते हो, और ये क्या है, सिंगल प्रीमियम। 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज्ड फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर, जितना भी प्रीमियम चार्ज किया उसका 10% वैल्यू माना जाएगा। और इन ऑल अदर केसेस 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर इन द फर्स्ट ईयर एंड 12.5% ऑफ द प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। पहले साल के लिए कितना लेंगे, फॉर द फर्स्ट ईयर 25% और अगले सालों का 12.5%। कुछ समझ में नहीं आया? ऐसे पढ़ के देखो, ऐसे पढ़ो ना तो कभी समझ में नहीं आता। लेट्स सी, लेट्स एनालाइज। अभी क्या बोलता है ये, अच्छा उसके बाद एक मिनट आगे प्रोविजो भी देख लो आप पहले। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सब रूल शैल अप्लाई वेयर द एंटायर प्रीमियम पेड बाय द पॉलिसी होल्डर इज ओनली टुवर्ड्स द रिस्क कवर इन लाइफ इंश्योरेंस। सिर्फ रिस्क कवर पॉलिसी है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, यानी उसमें क्या करना है, फुल प्रीमियम पे जीएसटी पे करना है। अभी और कॉम्प्लिकेट हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, अच्छी बात। चलो देखो, बहुत सिंपल है। एक अपन चार्ट बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब ये लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैसे होता है। लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसीज कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट प्लान,
इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट, जो भी आप कह सकते हो, और एक होता है प्योर इंश्योरेंस, एक होता है प्योर इंश्योरेंस. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि इन इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस कंबाइंड पॉलिसी व्हाट हैपेंस इज दैट द प्रीमियम दैट यू पे, अच्छा सॉरी उससे मैं शुरू नहीं करता, मैं उस पर आऊंगा, आई विल कल्मिनेट ऑन दैट पॉइंट. आपको इंश्योरेंस निकालना है, पहले वहां से शुरू करते हैं. लेट्स टॉक इन द बेसिक सेंस. यू वांट इंश्योरेंस, आप अभी देखो स्टूडेंट हो, आपको इंश्योरेंस चाहिए, आप गए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो वहां पे जो एजेंट है वो आपको हजारों पॉलिसी बता देगा और आपको कंफ्यूज करेगा. तो वो आपको ये बोलेगा कि देखो आपको पहले डिसाइड करना है कि कितने वैल्यू की पॉलिसी निकालना है. ये सबसे पहले डिसाइड होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ पॉलिसी यू वांट, यानी आप मेच्योरिटी सम को फिक्स करो, या उसको कहते हैं डेथ बेनिफिट, कि अगर मैं मरा तो मेरे घर वालों को कितना पैसा मिलना चाहिए, ये पहले आप डिसाइड करो. मैंने कहा भाई 10 करोड़ मिलना चाहिए. तो कहता साहब अगर आपको 10 करोड़ चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल गिव यू पॉलिसी ऑफ 10 करोड़. फिर आप डिसाइड करो कि कितने साल का इंश्योरेंस चाहिए, यानी टिल व्हाट एज यू वांट टू बी इंश्योर्ड. तो आपने कहा अभी मैं 20 साल का हूं और 60 साल तक तो मेरे को जिंदा रहना चाहिए टू सस्टेन माई फैमिली, तो 40 साल का इंश्योरेंस चाहिए. राइट नाउ यू आर एज ऑफ 20 एंड यू वांट टू बी इंश्योर्ड टिल द एज ऑफ 60, यानी आप 40 साल की पॉलिसी निकाल रहे हैं. ठीक है, फिर आप ये डिसाइड करो कि 40 साल में आप प्रीमियम कितने साल भरोगे. तो वो कहता है पूरे 40 साल भरूंगा, या 30 साल भरूंगा, 20 साल भरूंगा. प्रीमियम मैं 20 साल में भरना चाहता हूं, ये आप डिसाइड कर सकते हैं. सो व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू डिसाइड इज, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड दी डेथ बेनिफिट. तो आपने डिसाइड किया 10 करोड़, कोई बात नहीं. फिर आपने डिसाइड किया कि कितने साल की पॉलिसी, इयर्स, कितने साल की पॉलिसी आप लेना चाहते हो, 40 साल. कितने साल आप प्रीमियम पे करोगे, प्रीमियम पेइंग टर्म कहते हैं इसको. तो आपने कहा मैं 30 साल प्रीमियम भरूंगा टिल द एज ऑफ 50. राइट नाउ यू आर 20 एंड टिल द एज ऑफ 50 यू विल पे प्रीमियम पर एनम. ठीक है, अब इंश्योरेंस एजेंट जो है वो एक किताब निकालेगा, उसमें एक टेबल निकालेगा, LIC का टेबल होता है, और वो टेबल में एक तरफ लॉगरिथम जैसे रहता है, बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं उसमें. तो एक तरफ आपकी एज देखेगा कि एट द टाइम ऑफ गेटिंग द इंश्योरेंस व्हाट इज योर एज टू 20. तो देखें फारूक 20 साल का है भी, तो 20 ईयर्स. अभी इधर में प्रीमियम पेइंग टर्म लिखा रहता है, कितने साल प्रीमियम देगा, तो 30 साल. और पॉलिसी कितने की निकालना है, तो वो ऐसे रहता है कि 1 लाख रुपए पे कितना प्रीमियम आएगा, एंड देन यू विल मल्टीप्लाई 10 करोड़ के हिसाब से अपन निकाल लेंगे. तो वहां से एज, कितने साल का प्रीमियम है और कितने साल की पॉलिसी, उसके हिसाब से टेबल में एक अमाउंट निकालेगा कि 1 लाख रुपए डेथ बेनिफिट पे आपको इतना प्रीमियम हर साल देना है. इसका मतलब 10 करोड़ पे इतना देना है. तो टेबल के हिसाब से फिर कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेगा, आपको बता देगा कि योर प्रीमियम विल बी सो मच, मे बी 5 लाख 10 लाख पर एनम, जो भी. अब ये टेबल डिसाइड कैसे होता है, तो वो भी समझो, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है. थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके जाता हूं मैं. तो ये इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, देखो. अगर मान लो कि 10 लोगों ने 10 people have taken the policy, 10 लोगों ने पॉलिसी ली. पॉलिसी इज ऑफ से 40 years, 40 साल की 10 लोगों ने पॉलिसी ली. तो इसमें से कितने लोग हैं जो पॉलिसी का फुल प्रीमियम देने के पहले मर जाएंगे. कुछ लोग 2 साल में मर जाएंगे, कुछ लोग 10 साल में मरेंगे, कुछ लोग 20 साल में मरेंगे, ऐसा होता है ना. तो ये ऑन एन एवरेज इनका एक्सपीरियंस इतने सालों का, तो उसके हिसाब से वो निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि चांसेस ऑफ डाइंग क्या है आज की तारीख में, कंसिडरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड कंसिडरिंग द ग्रोथ ऑफ द डेथ रेट. यानी आजकल लोग कम मरते हैं ना, काफी एज तक जिंदा रहते हैं. तो वो सब चीजों को पूरे कैलकुलेट करके, आजकल बीमारियां कितनी चल रही है, रिस्क ऑफ डेथ क्या है, वो सब निकाल के वही निकालते हैं कि इतने लोग जिंदा रहेंगे, इतने इतने टाइम में मरेंगे. तो इंश्योरेंस कंपनी ये भी सोचता है कि भाई इतने लोगों का हमने इंश्योरेंस निकाला और इनका टोटल डेथ बेनिफिट सबका मिला के सब ने 10-10 लाख का इंश्योरेंस निकाला, तो 10 लोगों का 1 करोड़ हो गया. तो ये 1 करोड़ अपने को उनको देना है. तो उनसे जो हम कलेक्शन कर रहे हैं दैट इज प्रीमियम. तो इन लोगों से जो प्रीमियम आएगा
और प्रीमियम आके जो फिर LIC इन्वेस्ट करेगी और उस पर अर्निंग करेगी, वो 10 लोगों का 1 करोड़ से ज्यादा आना चाहिए ना। अगर नहीं है तो फिर तो इंश्योरेंस कंपनी एक दिन डूब जाएंगी। अगर 10 लोगों से प्रीमियम कलेक्ट किया अपन ने, कंसिडरिंग कि कितने साल में कितने लोग मरने वाले हैं, अगर हमने हिसाब निकाला कि टोटल प्रीमियम आएगा सिर्फ 50 लाख और उस पर इनकम जनरेट होगी 2 लाख, यानी टोटल 52 लाख जमा होंगे और अपने को 1 करोड़ देने का है, तो इंश्योरेंस कंपनी को बंद कर दो, ऐसा हो जाएगा। तो वो तो नहीं कर सकते ना, इंश्योरेंस कंपनी का फायदा होना चाहिए। तो अपन ये देखेंगे कि इतने लोग अगर इतने इतने समय में मरने वाले हैं तो हमको कितना प्रीमियम उनसे लेना चाहिए। What should be the premium charge so that the total premium collected plus income earned on investment of that premium टोटलिटी में, एग्रीगेट में 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तभी तो इंश्योरेंस कंपनी का फायदा है ना। आपसे जो पैसा लेंगी वही आपको रिटर्न करेंगी एक दिन मरने पर, लेकिन किसी को जल्दी करेंगे, किसी को लेट करेंगे, किसी को मैच्योरिटी पे करेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो जिंदा रहने वाले पूरे 40 साल। मान लो 10 में से 4-5 40 साल के पहले मर जाएंगे, बाकी 5-6 तो जिंदा रहेंगे, तो उनको तो अपन बाद में देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनसे पूरा पैसा कलेक्ट करके फिर उनको लौटाएंगे। तो ये इंश्योरेंस कंपनी का पूरा कैलकुलेशन होता है, और ये कैलकुलेशन के बेसिस पे कि कितने लोगों ने इंश्योरेंस निकाला, कितना पैसा देने का है, कितने टाइम में देना है, ये सब कर कुरा के ये प्रीमियम डिसाइड करते हैं। दे कम टू अ प्रीमियम कि हर साल कितना प्रीमियम अपन ने चार्ज करना चाहिए, ताकि ये जो एक एन्युइटी बिल्ड होगी ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, वो उतना बिल्ड हो जाए कि हम इनको इतना पैसा दे सके। तो ये काम कौन करता है? दिस इज अ वेरी बिग वर्क विच इज डन बाय एक्चुरियर्स। सुना है आप लोगों ने, एक प्रोफेशन है एक्चुरियल वैल्यूएशन। एक्चुरियर का एक प्रोफेशन है, ये वैल्यूएशन ऑफ रिस्क करते हैं। तो ये रिस्क वैल्यू है, वैल्यूएशन ऑफ रिस्क, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट दे डिसाइड द प्रीमियम टू बी चार्ज्ड। और फिर ये तो बहुत बेसिक बताइए, इतना लंबा कोर्स है ये एक्चुरियर, और पूरे इंडिया में 1000 से कम है आज की तारीख में। It is a very big statistical calculation, lot of parameters are considered. फिर सिर्फ जनरल हेल्थ सिनारियो ऑफ इंडिया नहीं, ये जो लोग आ रहे हैं 10 लोग, उनका हेल्थ सिनारियो क्या है, आपको अभी तक कितने हार्ट अटैक आ चुके हैं, कितने लीवर फेल हो चुके हैं, यानी जो पॉलिसी निकाल रहा है उसका भी चेक किया जाएगा, और उसके हिसाब से किसी का प्रीमियम कम, किसी का ज्यादा आता है। फिर कौन सी एज पे आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, जितने जल्दी एज पे इंश्योरेंस लोगे तो प्रीमियम कम रहेगा, बिकॉज रिस्क ऑफ डाइंग इज लेस। जितना आपका एज बढ़ते जाएगा और आप पॉलिसी निकालोगे तो प्रीमियम बढ़ते जाएगा। तो वो भी सब कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। अल्टीमेटली हम ये एक प्रीमियम पे पहुंचते हैं विच इज सेफ फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। तो आ रहा समझ में? तो इस तरह से प्रीमियम। अब क्या होगा कि 2 पॉलिसीज है, जैसे मैंने आपको बताई। तो 2 पॉलिसी कैसी है, यहां तक समझ में आया ना। प्रीमियम डिसाइड हुआ। अब ये प्रीमियम जो इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट करती है, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम गया, तो ये प्रीमियम अगर इन्होंने ये कहा है कि ये आपका, देखो टर्म ऑफ इंश्योरेंस 40 साल आपने इंश्योरेंस निकाला तो 40 इयर्स इज योर टर्म। अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको कहती है कि अगर आप इस पीरियड में कहीं भी टपक गए, अगर डेथ हो गई, तो हम डेथ पे आपको पूरा पैसा दे देंगे। तो आपका इंश्योरेंस कितने का था? 10 करोड़। सो ऑन डेथ दे विल पे यू फुल 10 करोड़। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में फायदा किसको होता है? जो जल्दी मरता है। लेकिन आप सोच के निकालना, बिजनेस मत सोचना, इट्स योर लाइफ, सो डोंट थ्रो अवे लाइफ जस्ट टू गेट द इंश्योरेंस बेनिफिट्स। तो जो जल्दी मरेगा उसको फायदा है, क्योंकि देखो 2-4 प्रीमियम भरे और मर गए, तो अपन ने भरे कितने? मान लो प्रीमियम डिसाइड हुआ 1 लाख, तो 1-1 लाख करके 4 लाख भरा और 10 करोड़ आ गए। देखो कितना फायदा है। और जो पूरा लाइफ जीता रहा उसने पूरे 40 साल का प्रीमियम भरा, और फिर अगर वो जिंदा रहा तो यहां पे जब 40 साल खत्म होंगे तो इसको कहते हैं मैच्योरिटी। पॉलिसी मैच्योर्स, और उसको मैच्योरिटी पे फिर वही पूरा 10 करोड़ उसको पे किया जाएगा। तो अगर पॉलिसी ऐसी है कि उसको डेथ पे भी मिल रहा है और मैच्योरिटी पे भी मिल रहा है, या तो डेथ पे मिलेगा और अगर आप जिंदा रहे तो मैच्योरिटी पे भी मिलेगा, तो इसको अपन कहते हैं इन्वेस्टमेंट
कम इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें दोनों है, इंश्योरेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। तो कैसे कि यहां जो आपको पैसा मिल रहा है ये इंश्योरेंस है और ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे अपन बैंक में पैसे डालते, एफडी में पैसा डाल दो और फिर 10 साल बाद उठा लो इंटरेस्ट के साथ। तो ये इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है और ये इंश्योरेंस से मिल रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन योर प्रीमियम इज रिसीव, मान लो कि आपका प्रीमियम डिसाइड हुआ है 10 लाख पर एनम, 10 लाख पर एनम का प्रीमियम भर रहे हैं। तो 10 लाख में से क्या होगा कि हर साल इंश्योरेंस कंपनी मान लो कि अराउंड 3 लाख हटा देगी वहां से और वो इंश्योरेंस कंपनी ले लेगी। क्योंकि देखो डेथ पे जो आपको पैसा मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, याद रखो ये इंश्योरेंस कंपनी आपको दे रही है। और 7 लाख रुपए आपका अलग कर दिया जाएगा और वो एक इन्वेस्टमेंट फंड में डाल दिया जाएगा, एक फंड में डाल देंगे और ये इन्वेस्टमेंट फंड हर साल उस पर इंटरेस्ट आते रहेगा। तो वो बढ़ते 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 ये अमाउंट बनता है जो आपको मिलता है लास्ट में। सो दिस 7 lakhs over the years will increase, keep increasing along with more 7 lakhs हर साल आते जाएंगे उसके अंदर और वो प्लस इंटरेस्ट मिला के आपको यहां मिलेगा ऑन मैच्योरिटी। तो वो आपका ही पैसा है जो आपको देंगे। और ये 3 लाख जो काट लिया ये इंश्योरेंस कंपनी ने काटा, ये आपका रिस्क कवर का चार्ज है। जैसे अपन व्हीकल इंश्योरेंस कराते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस में हम पैसे देते 10,000 रुपए और कुछ भी डैमेज हुआ गाड़ी को तो अपन क्लेम करते, वरना वो पैसे खत्म हो जाते। तो ये 3 लाख वो है। तो इसको कहते हैं मोर्टैलिटी चार्ज, मोर्टैलिटी चार्ज भी कहते हैं इसको, या रिस्क कवर चार्ज भी कह सकते हैं अपन इसको। तो ये रिस्क कवर है या मोर्टैलिटी के लिए आपसे पैसे लिए गए जो इंश्योरेंस कंपनी के पास हो जाएंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी का पैसा है जिसके बदले वो आपको ये रिस्क कवर दे रही है कि अगर आप मरे तो वो आपको पैसा देंगे। सो योर रिस्क कवर इज कमिंग आउट ऑफ योर पॉकेट, ये 3 लाख। तो आपका जो प्रीमियम है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक रिस्क कवर की तरफ जाता है, एक इन्वेस्टमेंट में चले जाता है। अब ये बताओ मेरे को कि जीएसटी किस पे है? जीएसटी इन्वेस्टमेंट पे है क्या? जो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट में जाता है उस पे जीएसटी है क्या? नहीं, जीएसटी रिस्क कवर पे है। ये लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट है जिसके लिए जीएसटी है, लेकिन ये जो पैसा इन्वेस्टमेंट में जाता है इस पे जीएसटी आज की तारीख में तो नहीं है। ठीक है, तो सवाल पैदा हुआ कि ये 3 लाख पे जीएसटी लगना चाहिए, है ना? तो बराबर है, 3 लाख पे जीएसटी लगेगा। तो वही उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में दिया, देखो टोटल प्रीमियम में से जो इन्वेस्टमेंट में जा रहा है उसको माइनस कर दो, लिखा है ना? तो ये ऐसे माइनस होता है। तो 10 लाख इज योर टोटल प्रीमियम, उसमें से 7 लाख जो इन्वेस्टमेंट में जा रहा है वो हट जाएगा। उसको यूनिट स्कीम भी कहते हैं, यूनिट इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम है। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट में जा रहा है माइनस हो जाएगा। जो बैलेंस है 3 लाख, ये आपसे मोर्टैलिटी या रिस्क चार्ज लिया जा रहा है, इस पे लगेगा जीएसटी। इस पे अपने को जीएसटी लगाने का है, आया समझ में? तो 3 लाख पे जीएसटी लगेगा। तो ये पॉलिसी को अपन इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। नाम बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के अलग अलग नाम रहते हैं मार्केट में, जीवन ज्योति प्लान, जीवन आनंद, ये वो हजारों नाम है एलआईसी के, और प्राइवेट में जाओगे तो उनके हजारों नाम है। नाम पे मत जाओ, पॉलिसी का फंडामेंटल्स देखो। इसमें मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलने वाला है क्या? अगर मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलने वाला है मींस दिस इज अ इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस पॉलिसी। ये इंश्योरेंस है, ये इन्वेस्टमेंट है। आ रहा है समझ में? गुड। दूसरी तरफ होता है प्योर इंश्योरेंस प्लान। एक होता है प्योर इंश्योरेंस जो प्रोविजो में दिया है ना, दैट इज प्योर इंश्योरेंस प्लान। प्योर इंश्योरेंस में क्या होता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट कुछ भी नहीं रहता, देयर इज ओनली डेथ बेनिफिट एंड नो मैच्योरिटी बेनिफिट। सिर्फ मरने पर पैसा है, और अगर अपन 40 साल जिंदा रह गए तो अपने को 1 कौड़ी भी नहीं मिलेगी। विल नॉट रिसीव अ सिंगल रुपी, विल जस्ट रिसीव अ लेटर एट द एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग अस फॉर लिविंग फॉर ऑल द इयर्स। और आगे बड़ी जिंदगी की, लंबी जिंदगी की एक प्रेयर रहेगी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी कि वी एक्सपेक्ट यू टू लिव फॉर लॉन्ग। दुआ रहेगी, बाकी कुछ नहीं। तो उसको कहते हैं प्योर इंश्योरेंस। तो उसमें ये 7 लाख गायब हो जाएगा, दे विल नॉट टेक दिस 7 लाख फ्रॉम अस, सो दे विल गिव अस इंश्योरेंस ओनली फॉर 3 lakhs। सिर्फ ये प्रीमियम रहेगा उसमें, सिर्फ रिस्क चार्ज
मोर्टेलिटी चार्ज रहेगा, ये 7 लाख गायब हो जाएगा और ये मैच्योरिटी भी हट जाएगा। नथिंग ऑन मैच्योरिटी, ओनली रिस्क कवर, प्योर रिस्क कवर प्लान उसको कहते हैं। तो प्योर रिस्क कवर प्लान का प्रीमियम जो है वो बहुत कम रहता है। सेम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस के लिए 10 करोड़ का इंश्योरेंस निकालो, प्रीमियम बहुत कम आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। तो ऐसे केस में जो प्रीमियम है, टोटल प्रीमियम ही 3 लाख रहेगा और वो पूरा रिस्क कवर का ही रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे अपन, पूरे 3 लाख पे जीएसटी लगा देंगे। उसमें कोई डीम वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, उसमें कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। उसमें टोटल वैल्यू जो है वो चार्जेबल टू टैक्स, फुल प्रीमियम इज चार्जेबल टू टैक्स। तो उसको कहते हैं प्योर रिस्क कवर प्लान। उसमें मैच्योरिटी नहीं रहती, नो मैच्योरिटी बेनिफिट, ओनली डेथ बेनिफिट। मरे तो पैसा मिलेगा, जिंदा रहे तो कुछ नहीं मिलेगा दुआओं के सिवा। अब आप देखो, पैसा चाहिए कि दुआ चाहिए? दुआ चाहिए तो जिंदा रहो, पैसा चाहिए तो मरो। चॉइस अपने हाथ में है। अपने हाथ में क्या है? उसके हाथ में। तो देखो, प्योर इंश्योरेंस में क्या होगा कि ओनली रिस्क कवर। तो यहां जो प्रीमियम है, प्रीमियम इज ओनली फॉर रिस्क कवर and therefore it is fully chargeable to tax। पूरा जीएसटी, यानी पूरे प्रीमियम पे जीएसटी लगेगा। अब इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान है ही, तो उसमें क्या करना है देखो। तो इसमें फिर अपने पास 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। अगर ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, एक ही प्रीमियम अगर लगता है, पूरे 40 साल का इंश्योरेंस निकालो लेकिन प्रीमियम बस एक बार में भर दो, तो 10 करोड़ की पॉलिसी निकाला और मैं डाल दूंगा 3-4 करोड़, जो भी कंपनी बोलेंगी डाल दो, एक साथ डाल दो, एंड देन नथिंग। 40 साल तक आराम से जिंदा रहो, कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। मरे तो भी पैसा मिलेगा, जिंदा रहे तो भी मिलेगा, बट ओनली 1 प्रीमियम टू बी पेड। तो अगर ऐसा केस है, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, तो उसमें क्या बोला है? उसमें बोला है कि जो वैल्यू निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा 10% ऑफ प्रीमियम। जो भी प्रीमियम अपन ने भरा उसका 10% वैल्यू माना जाएगा, यानी रिस्क कवर चार्ज कितना माना जाएगा। इसमें अपन ये वैल्यू का मतलब रिस्क कवर निकाल रहे हैं। तो जो भी प्रीमियम तुम भरते हो उसमें रिस्क कवर चार्ज कितना माना जाएगा? 10%। और वो 10% जो वैल्यू आएगा उस पर तुमको टैक्स लगना है, लगेगा। दूसरी तरफ अगर मल्टीपल प्रीमियम है, मल्टीपल प्रीमियम, यानी उसमें भी फिर होता है 5 साल भरो, 10 साल भरो, 15 साल भरो, ऐसे रहता है, 20 साल भरो, लेकिन मल्टीपल, एक से ज्यादा मल्टीपल प्रीमियम पॉलिसी है, तो फिर क्या करेंगे? यहां पे फिर 2 बातें होंगी। इफ इन्वेस्टमेंट इज शोन सेपरेटली और नॉट शोन सेपरेटली, तो इफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट शोन सेपरेटली और नॉट शोन सेपरेटली, दो बातें होती है। अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग अलग करके दिखाया, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि टोटल प्रीमियम 10 लाख है, उसमें 3 लाख रिस्क का है और 7 लाख इन्वेस्टमेंट का है, अगर ऐसा दिया है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसमें वैल्यू कैसे निकालना है? वैल्यू इज इक्वल टू टोटल प्रीमियम लेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट। जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट में जाने वाला है उसको माइनस कर दो, तो जो बैलेंस बचेगा वो ऑटोमेटिकली किसके लिए बचेगा? रिस्क कवर। तो जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली रिस्क कवर का है। तो जो रिस्क कवर का है ये टैक्सेबल है, इस पे जीएसटी लगा दो। और अगर शो नहीं करोगे सेपरेटली, अलग अलग शो नहीं किया, मैंने 10 लाख रुपए आपसे ले लिए, मैं इंश्योरेंस कंपनी, मैंने आपसे 10 लाख ले लिए और मैंने अलग अलग शो नहीं किया, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर यहां बोला है कि अगर अलग अलग नहीं करोगे तो कैसा करने का? तो उन्होंने बोला कि अगर ये पहले साल का प्रीमियम है, फर्स्ट
फर्स्ट ईयर प्रीमियम मैंने कहा जब पॉलिसी निकाली जाती है तो फर्स्ट ईयर जो होता है उसको, तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम में 25% अज्यूम किया जाएगा एज वैल्यू ऑफ सर्विस। यानी अगर टोटल प्रीमियम 1 लाख है तो उसमें से अपन 75,000 75% इन्वेस्टमेंट में गया ऐसा मान लेंगे, हटा देंगे। 25% रिस्क कवर का है ऐसा मानते हुए उस पर टैक्स लगा देंगे। तो 25% अज्यूम करेंगे कि ये रिस्क कवर का है। समझ में आ रहा है? 25% इज अज्यूम टू बी डीम्ड टू बी फॉर रिस्क कवर टैक्सेबल एंड 75% इज डीम्ड टू बी इन्वेस्टमेंट हेंस एग्जेम्प्ट। और सब्सिक्वेंट ईयर्स का प्रीमियम है, यानी सेकेंड ईयर प्रीमियम, थर्ड ईयर प्रीमियम, फोर्थ ईयर प्रीमियम, फिर पॉलिसी में आप 30 साल भरने वाले, तो पहले साल के प्रीमियम में 25% अमाउंट टैक्सेबल होगा और फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट टिल 30 ईयर्स कितना आएगा? 12.5%। 12.5% will be the taxable value of service. आया समझ में? वेरी गुड, एक्सेलेंट। चार्ट को लिख लिया जाए अच्छे से। डन। अब पढ़ो इसको, पूरा समझ में आएगा। देखो पहला पॉइंट है वो, अगर अलग अलग करके दिखाया तो अलग अलग करके दिखाया तो माइनस करके निकाल लो। टोटल प्रीमियम, ग्रॉस प्रीमियम यानी टोटल प्रीमियम लेस इन्वेस्टमेंट, सिंपल। नंबर 2 में है कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो 10% मान लेंगे, 10% ऑफ टोटल प्रीमियम। और बाकी केसेस में, तो बाकी केस कौन से बच गए? ऑल अदर केसेस क्या बचे कि जिसमें ये सिंगल प्रीमियम भी नहीं है और इसमें अलग अलग करके भी नहीं दिखाया, तो फिर क्या करेंगे? 25% पहले साल का और आने वाले सालों में 12.5% विल बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस। और प्रोविजो में लिखा है कि अगर ये प्योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, इफ इट इज अ प्योर रिस्क पॉलिसी देन दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। कहने का मतलब कि इसमें जो फुल प्रीमियम है, फुल प्रीमियम दैट इज टैक्सेबल। गॉट इट? सिंपल। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नया सर्विस आ गया, where the taxable supply is provided by a person dealing in buying and selling of second-hand goods, that is used goods as such or after such minor processing which does not change the nature of the goods। यानी कबाड़िया लिख दो, 2 टके का कबाड़िया। कबाड़िया बिजनेस जो रहता है ना, इन्हें रद्दी का बिजनेस भी कहते हैं, उसको रद्दी का बिजनेस भी बोलते हैं। या मोटर कार, सेकेंड हैंड मोटर कार वाले रहते हैं ना, यूज्ड मोटर कार्स, काफी बड़ा बिजनेस होता है यूज मोटर कार्स वाले। तो चलो उनको देखते हैं। तो क्या बोलता है कि जिनका काम क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड टेलीविजन होता है, सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, सेकेंड हैंड मोटर कार्स होता है। सेकेंड हैंड मोटर कार्स तो काफी बड़ा बिजनेस है, एंड 2 व्हीलर्स ऑल्सो। तो उन लोगों के केस में क्या होगा? देखो, और कभी कभी माइनर रिपेयर करके थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, बट दे डू नॉट चेंज द नेचर ऑफ द कार इटसेल्फ एज न्यू कार। ऐसा नहीं करते, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग इधर उधर चूना ऊना लगा देते हैं। चूना यानी कि पेंटिंग वेंटिंग। तो आप देखो क्या बोलता है इसमें, विच डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द गुड्स एंड वेयर कंडीशन ये है, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये लोग नहीं ले रहे,
ऑब्वियसली नहीं लेंगे, क्योंकि पर्सनल गुड्स है ना, लोगों के लिए मोटर कार पर्सनल गुड्स है। अब वो जब बेचते हैं सेकंड, मेरे पास एक सेकंड हैंड कार है, आई मीन जैसे एक पुरानी कार हो गई, मैं बेच दूंगा, तो क्या मेरे को जीएसटी लगता? नहीं। तो सामने वाला क्रेडिट वैसे भी नहीं लेगा। तो मैंने क्या किया, ये सेकंड हैंड कार डीलर को बेच दिया मेरा कार, तो उस पर कोई जीएसटी लगता है क्या? नहीं। तो देखो, उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है। देन द वैल्यू ऑफ सप्लाई shall be the difference between the selling price and the purchase price, and where the value of such supply is negative, it shall be ignored. मस्त बोला है। इसका मतलब क्या है? देखो, shall be ignored का मतलब क्या है? गवर्नमेंट बचना चाहता है। देखो, मैं कार डीलर हूं, सेकेंड हैंड कार डीलर मान लो, तो मैंने कार खरीदी ऑन एन एवरेज 5 लाख रुपए के हिसाब से खरीदी। सब कारें, बहुत सारी कार 5-5 लाख में खरीदी। अब कुछ कार तो मेरी 6 लाख 7 लाख में बिकेंगी, और कुछ कार तो कम में भी जाएंगी ना। बिकीच नहीं रही तो मैं क्या करूं, साला 3.5 लाख में बेच दिया, लॉस में बेचा। अभी लॉस में बेचूंगा तो क्या लॉस सेट ऑफ होगा क्या बाकी प्रॉफिट से? जीएसटी में सेट ऑफ होता है क्या कभी? नहीं। जीएसटी मेरे दोस्त इनडायरेक्ट टैक्स है, ये प्रॉफिट बेस्ड टैक्स नहीं है, तो इसमें लॉस सेट ऑफ नहीं होता। तो उसको इग्नोर करने का है। लॉस इफ एनी इज टू बी इग्नोर्ड, यानी उस ट्रांजैक्शन में जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जहां जहां प्रॉफिट है वहां जीएसटी लगाओ। तो बहुत सिंपल है, देखो, और उसमें प्रोविजो है, वो भी देख लेते, फिर एक दो एग्जांपल आपको देता हूं। प्रोवाइडेड दैट द परचेज वैल्यू ऑफ द गुड्स रिपोजेस्ड फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर। अब ये एक नया केस, रिपोजेस्ड फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोरोवर, ये लोग करते ना। मेरा ही दोस्त एक, उसे क्या किया, वो कार उठा के ले आया, उसको शौक है कारों का, तो पैसे तो है ही नहीं, तो बोरोइंग करके लेके आ जाता है, बैंक से लोन मिल जाता है ना आजकल। तो कुछ 90 लाख की कार लेके आया। यानी क्या बताऊं, अभी वो सीए नहीं है ऑफकोर्स, उसको फाइनेंशियल ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो अपना दोस्त 90 लाख की कार लेके आ गया। अरे ऐसे उठे बैठे कभी कोई कार लेके आता है क्या? तो खैर लेके आ गया। अब लोन मिल जाता है, तो उसे 5-1 लाख रुपए भरे होंगे, 80-85 लाख का लोन ले लिया, लेके आ गया कार। अब पैसे भी तो चाहिए ना चुकाने के लिए, लोन ईएमआई आएगा तो कौन भरेगा? बाप भरेगा क्या? कब तक भरेगा बाप भी? तो बाप ने हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं भरता भैया तुम्हारा लोन। थोड़े दिन तक तो चला, 2-4 लोन डिफॉल्ट हुए, ईएमआईज, फिर आ गई बैंक तुम्हारे सिर पे खड़ी हो गई, भैया कार दो, चाबी, कार लेके गए। और जो इंटरेस्ट बैलेंस है वो तो अभी उसके ऊपर है ही, कोई लोन खत्म नहीं होता। कार ले जाने से तुम सोचोगे लोन खत्म हो जाएंगे, वो होता नहीं। अब वो कार वार को बेचेंगे और सस्ते में बेचनी पड़ेंगे उनको, तो जो लॉस होगा बैंक को आपसे ही वसूल होगा। याद रखो, यू आर पर्सनली लायबल। है तो यहां देखो क्या बोलता है, अभी वो फंसा है बेचारा, कर रहा है कुछ कुछ इधर उधर, साइकिल पे चल रहा है आजकल। बोला मैंने पागल जैसी हरकतें मत कर, लेकिन सुनता नहीं ना मेरी बात कोई। अच्छा चलो आगे चलते हैं, जाने दो उसको। तो क्या बोलता है देखो, प्रोवाइडेड दैट द परचेज वैल्यू ऑफ रीपोजेस्ड गुड्स फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर हु इज नॉट रजिस्टर्ड, पर्सनल आदमी था, नॉट रजिस्टर्ड, फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ लोन और डेट shall be deemed to be the purchase price, deemed to be the purchase price of such goods। तो क्या परचेज प्राइस माना जाएगा? जो उसका बैलेंस था लोन का, वो by the defaulting borrower reduced by 5 percentage points for each quarter and part thereof between the date of purchase and the date of disposal by the person making such repossession। कुछ समझ में आया? ये है लोन डिफॉल्टर। तो ये एजेंसीज होती है, बैंक क्या करती है, एजेंसीज को अपॉइंट करती है कि जो भी ऐसे डिफॉल्टर्स हैं उनके, मोटर कार के डिफॉल्टर्स, तो उनको एजेंसी को दे देते इसका नाम कि भैया नाम है, देख जा उसके यहाँ और उससे वसूल करके ला। तो ये डिफॉल्ट, ये जो एजेंसी है क्या करती है कि लोगों के यहाँ जाती है, उनकी कार उठा के लेके आ जाती है, कार उठा के लेके आ गए, फिर बेच देते उसको, तो उनको जीएसटी कितने पे लगेगा, ये सवाल पैदा हुआ। तो उनके लिए परचेज प्राइस क्या है? हैव दे पेड सम अमाउंट टू द डिफॉल्टर टू परचेज हिज कार? नो, उसको पैसा थोड़ी दिया है परचेज करने के लिए।
तो इसलिए यहां बोला है कि उसकी वैल्यू ऑफ कार क्या रहेंगी, परचेज प्राइस ऑफ कार कैसे निकालना। तो क्या बोला है कि जो ओरिजिनल प्राइस है कार का ले लो, डीम टू बी द परचेज प्राइस ऑफ सच गुड्स ओरिजिनल बाय द डिफॉल्टिंग बोरोअर, reduced by 5 percentage points for every quarter or part between the date of purchase and the date of disposal by the person making such repossession. दोनों के कैलकुलेशन बताता हूं, पहले ऊपर वाला देखते फिर नीचे वाला देखते हैं। तो ऊपर में कौन है, ये सेकेंड हैंड डीलर। तो सेकेंड हैंड डीलर का पहले देखते हैं, लेट्स सी, दोनों के एग्जांपल देखते हैं। तो सेकेंड हैंड डीलर का पहले देखते हैं। तो इसने क्या किया कि परचेज किया, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, जिसपे कोई आईटीसी क्लेम नहीं करना है, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड देन सेल। तो परचेज और सेल का जो डिफरेंस है वो है वैल्यू, और इस वैल्यू पे अपने को लगाना है जीएसटी। परचेज सेल का जो डिफरेंस है वो वैल्यू है। तो पहले एग्जांपल लेते हैं कि उसने 1 लाख रुपए में एक सेकेंड हैंड कार परचेज की, थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग रिपेयर करके 1,90,000 में बेच दी। तो वैल्यू ऑफ सर्विस क्या माना जाएगा, 90,000। जो डिफरेंस है वो वैल्यू ऑफ सर्विस, इस पे लगेगा जीएसटी। सो जीएसटी विल बी ऑन 90,000। सिंपल। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा, 2 लाख रुपए में एक पुरानी कार खरीदी, या कोई भी गुड्स हो सकता है, नॉट नेसेसरीली कार, दिस इज फॉर ऑल गुड्स। नहीं तो कार के एग्जाम्पल दूंगा और आप एग्जाम में समझ के जाएंगे स्विफ्ट कार के लिए, ऐसा नहीं है, कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स। और इसको 2,10,000 में बेचा, तो वैल्यू क्या आएगा, 10,000। और तीसरी जो कार थी ये खरीदा उसने 5 लाख में, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिला, फंस गया, तो उसने अल्टीमेटली 4.5 लाख में बेचा। तो इसका वैल्यू क्या मानेंगे, -50,000। और फिर वो -50,000 को आप यहां से सेट ऑफ करेंगे और जीएसटी बचाएंगे, नहीं, वैल्यू शैल बी नील, यानी लॉस अलाउ नहीं होता इसमें, हाँ याद रखो। तो ये केस हुआ, ये सिंपल केस है, सेकेंड हैंड डीलर। फिर दूसरा इसमें देखते हैं अपन, वो इंटरेस्टिंग है, एजेंसी। तो बैंक ने एक एजेंसी अपॉइंट की है एक काम के लिए कि हमारे जो इतने लोन से डिफॉल्टर लोग, उनसे कार जब्त करके लाओ और बेचो। तो अब एक पर्सन था, मिस्टर, कौन है ना वो अपना, सलमान खान ले लेते हैं। सलमान खान ने एक लोन लिया और एक कार परचेज की। तो उसका परचेज करने का डेट है 7 जनवरी 2017। कितने में परचेज की, कॉस्ट है उसका 1 करोड़, यानी 100 लाख। तो 100 लाख में उसने कार खरीद ली। फिर थोड़ा बहुत लोन दिया नहीं दिया, जो भी है डिफॉल्ट करके वो भाग गया। अब ये एजेंसी आई, उसने कार जब्त कर ली। कार जब्त करने के बाद उन्होंने बेची। तो कार सोल्ड बाय एजेंसी ऑन 10 दिसंबर 18। 10 दिसंबर 18 को अल्टीमेटली उन्होंने बेचा। तो अपन क्या करेंगे कि ये एजेंसी के हाथ में कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना। एजेंसी के हाथ में वैल्यू कैसे आएगा, वैल्यू तो वही आएगा, सेल प्राइस लेस परचेज प्राइस। तो ये कार का परचेज प्राइस क्या लेंगे एजेंसी के लिए, वो कोई इसको पैसा देके परचेज तो कर नहीं रहे जैसे ऊपर में किया था। सेकेंड हैंड डीलर तो खरीदता है बेचता है, लेकिन ये एजेंसी है, इसके हाथ में परचेज प्राइस क्या आएगा। तो वो लिखा है कि ये कॉस्ट जो है सलमान खान का, इसमें से आप माइनस करो, क्या माइनस करो, 5% पर क्वार्टर और पार्ट, ये दोनों डेट्स के बीच में। तो ये दोनों डेट्स के बीच में देखो कितने क्वार्टर्स आए। 7 जनवरी 17 से काउंट करो, 7 जनवरी 17 टू 7 जनवरी 18 एक साल हो गया, इन्हें 4 क्वार्टर आ गए। फिर 7 जनवरी 18 टू 10 दिसंबर 18 और 4 क्वार्टर्स आ गए। एक्चुअली 3 पूरे आएंगे और थोड़ा मिड में आएंगे, लेकिन अपन उसको क्या लेंगे, अपन उसको 4 ले लेंगे।
पार्ट को भी फुल मानते। तो क्योंकि 7 जनवरी 17 से 7 जनवरी 19 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ही टाइम बाकी है। तो पहले साल के तो 4 क्वार्टर पूरे हैं और अगले साल में भी 3 क्वार्टर पूरे हैं और कुछ दिन है, तो उसको इसके बीच में कितने क्वार्टर्स हो गए? 8 क्वार्टर्स हो गए, है ना। तो 8 क्वार्टर्स इंटू 5% यानी कितना हो जाएगा? 8 इंटू 5 इज 40%। 40% माइनस कर दो तो 40% यानी कि 40 लैक्स, 1 करोड़ का 40 लाख माइनस हो जाएगा। तो जो बैलेंस है 60 लाख, ये आएगा परचेज प्राइस, ये बनेगा परचेज प्राइस फॉर द एजेंसी। तो 5% पर क्वार्टर माइनस करो यानी 20% डिप्रिसिएशन पर एनम, ऐसा मतलब है। यानी अज्यूम कर लो कि वो जो भी चीज थी वो 20% से पर एनम डिप्रिशिएट हो रही है, और जो बैलेंस है वो परचेज प्राइस बनेगा एजेंसी के लिए। सो दिस इज परचेज प्राइस फॉर द एजेंसी। या बैंक अगर खुद कर रहा है तो बैंक, नॉर्मली वो एजेंसी से करवाते हैं। तो अब इन्होंने यानी ऐसा समझो कि 60 लाख में जब्त करके लाए और अब कितने में बेचा, तो एजेंसी अब बेचेंगी, तो बेचने निकली तो मान लो कि अगर 63 लाख में बेचा तो 63 माइनस 60 वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो 3 लाख पे जीएसटी लगेगा। और यहां भी अगर नुकसान में बेचा तो 56 लाख में कार अगर बिकी, ऑक्शन में बेचते हैं 56 लाख में बिकी, लेस 60 लाख करेंगे तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस को अलाउ करेंगे क्या? नहीं, उसको मानेंगे नील। इट विल बी कंसिडर्ड एज नील। इंटरेस्टिंग था। चलो ये इतना लिखो, सलमान खान। फिर वापस आओ, फिर आता है पॉइंट नंबर 6, वेरी सिंपल वन। द वैल्यू ऑफ अ टोकन or a voucher or a coupon or a stamp which is redeemable other than postage stamp, postage stamp नहीं, नॉर्मल अपन बिजनेस में जो स्टैंप इशू करते हैं जिसको आप रिडीम कर सकते हो, तो ये अपन ने पढ़ा था कि टोकन वाउचर भी टैक्सेबल है ना। और वो टैक्सेबल कब होता है? टाइम ऑफ सप्लाई में देखा था, या तो टैक्सेबल होगा जब हम इशू करते उसी वक्त अगर गुड्स आइडेंटिफाइड है तो, और नहीं है तो फिर रिडेम्पशन के समय, है ना। टाइम ऑफ सप्लाई याद है आपको? गुड। तो देखो वाउचर का वैल्यू क्या निकालेंगे? अगर वाउचर को अपने को उसी वक्त टैक्स करना है, कब? जब अपन ने इशू किया, तो उसका वैल्यू क्या निकालेंगे? और सिंपल यार, मैं आपको वाउचर दूंगा तो वाउचर के ऊपर लिखा रहेगा ना कि इसके अंदर आप 10,000 के गुड्स खरीद सकते हैं या 5,000 की सर्विस अवेल कर सकते हैं। उसमें लिखा रहता है ना, हाउ मच सर्विस यू कैन अवेल और हाउ मच गुड्स यू कैन परचेज बाय यूजिंग दिस कूपन और वाउचर। तो बस वो जो है एंटाइटलमेंट टू बाई गुड्स और अवेल सर्विस, वो जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ कूपन। सिंपल। तो अगर कूपन में लिखा है कि यू कैन बाई गुड्स एट ऑफ ₹5,000, तो 5,000 रुपए कूपन का वैल्यू हो गया, लगा दो उस पे जीएसटी। सिंपल। तो लिखा है देखो उसमें, रिडीमेबल अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ shall be equal to the money value of goods or services of both redeemable against such token, voucher, coupon or stamp. Very simple. And then last में दिया है कि value of taxable services provided by such class of service providers as may be notified by the government on the recommendation of the council as referred to in paragraph 2 of schedule 1 of the said act between distinct persons as referred to in section 25 where input tax credit is available shall be deemed to be nil. तो निकालो, फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था शेड्यूल 1 लेवी के चैप्टर 4। देखो
शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में पैराग्राफ 2, तो पैराग्राफ 2 ऑफ शेड्यूल 1 में क्या था? Supply of service or goods or both between related persons or between distinct persons as specified in section 25 when made in the course of furtherance of business. When made in the course of furtherance of business. Distinct persons के बीच में सप्लाई है in the course of furtherance of business, तो उसको हम सप्लाई मानते हैं। तो यहां बोला है कि अगर ये सर्विस है, तो देखो फारूक का क्लासेस सर्विस प्रोवाइडर है, अपना नागपुर ऑफिस, और मेरा ही फारूक का क्लासेस दिल्ली ऑफिस। अब यहां से यहां मैं अगर सर्विस दे रहा हूं, ठीक है, और ये सर्विस पे अगर हम यहां टैक्स पे करेंगे, मान लो कि 1000 रुपए का टैक्स पे किया, तो ये 1000 रुपए का यहां पे आईटीसी मिल जाएगा। और फिर यही सर्विस को जब ये आगे सप्लाई करेंगे, ये सर्विस यहां से आया, अब इसको आगे सप्लाई करेंगे, यहां पे अगर जीएसटी आया 1100, तो ये इधर से माइनस हो जाएगा और यहां पे कितना करेंगे 100। तो ये बेचारे सर्विस प्रोवाइडर्स है, इनके बहुत सारी जगह पे ऑफिसेज होते हैं, तो ये इंटरनल जो सप्लाई है जिसको डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं अपन, 2 एंटिटीज ऑफ द सेम पर्सन रजिस्टर्ड अंडर 2 डिफरेंट स्टेट्स, बिकॉज द स्टेट इज डिफरेंट देयरफॉर दे हैव टू रजिस्टर सेपरेटली, तो इसको डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं। तो ये जो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, जहां पे आईटीसी अवेलेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, तो काई को बार बार भरने का, 1000 भरोगे फिर क्रेडिट लोगे, फिर भरोगे फिर क्रेडिट लोगे, तो गवर्नमेंट ने कहा इसको निल मान लो, शैल बी डीम टू बी निल। तो यहां पे टैक्स लगाएंगे ही नहीं, यहां पे क्रेडिट लेंगे ही नहीं, तो ये क्रेडिट सेट ऑफ होगा ही नहीं, तो यहां पे कितना करेंगे, पूरा 1100, एक ही बार में 1100 रुपए भर दो उधर, सिंपल है ना। तो ऐसा वहां लिखा है, लेकिन एज में भी नोटिफाइड लिखा है, तो यहां पे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगा तो फिर ये रूल लगेगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आपको भरना पड़ेगा। फाइन। तो ये एज में भी नोटिफाइड वाले जो भी रहते हैं, जब तक नोटिफिकेशन आता नहीं तब तक इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको भूल गए तो भी चलेगा।